के साथ कई और अलग अलग तरह के जहर को जीरो की जांच क्षमता के आधार पर एक साथ मिलाकर लगाया हुआ था। निश्चित तौर पर इस जहर का कोई काट नहीं था। जंगल में आने से पहले उसने इस जहर का परीक्षण एक मुर्गे पर किया था और वो लगभग 3 मिनट के भीतर ही मर गया था। पर जहां तक पासा का सवाल था, ये जहर उस पर काफी कारगर तथा प्रभावी साबित हो रहा था। पासा को लगा कि उसे लकवा मार रहा है और उसने कुछ देर तक अभिमन्यु को घूरने के बाद पीछे हटने का फैसला किया। वो पहले ठीक होना चाहता था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और ऐसे में अभिमन्यु का सामना करना मौत को आमंत्रित करने जैसा था। अभिमन्यु की तेज गति और सटीकता का इस समय ऐसी हालत में उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? अभिमन्यु ने पूछा। जाने से पहले मेरा एक सवाल है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ छुपा हुआ हूँ और मेरे सारे वारों को तुम पहले से कैसे समझ लेते हो? पासा ने गहरी आवाज में पूछा। इसका जवाब ऊपर जाकर भगवान से पूछना। अभिमन्यु हंसा और उसने छलांग लगाकर पासा पर फिर से वार किया। दोनों तलवारें एक बार फिर आपस में भिड़ गईं। पासा अभिमन्यु का प्रहार संभाल नहीं पाया और पहली बार उसे पीछे हटना पड़ा। पासा चिल्लाया और अपनी सारी शेष शक्ति के साथ अभिमन्यु को मारने की कोशिश की। अगर उसका मरना तय है तो वो अभिमन्यु को भी लेकर मरेगा। दोनों की तलवारें लगभग एक ही वक्त पर एक दूसरे के शरीर में लगी और खून की धारा बहने लगी। पासा के लिए किसी भी तरह ये विश्वास करना असंभव हो रहा था कि एक बच्चे के अंदर उसका सामना करने का पराक्रम कैसे हो सकता है। अभिमन्यु की तलवार पासा की दाहिनी आंख में लगी और उसके सिर के पिछले हिस्से के आर पार हो गई। इसमें अभिमन्यु ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। अभिमन्यु का भी बायां कंधा गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि पासा द्वारा सर पर किए गए वार को अभिमन्यु ने चिप की सहायता से किसी तरह संभाल लिया, पर वो वार सिर की जगह उसके बाएं कंधे पर जा लगा। इस प्रहार से उसके कंधे के मांस का कुछ हिस्सा कट गया था और उसकी हड्डियां दिखने लगी थी। अभिमन्यु ने गौर किया कि पासा अपने चाबुक को जोर से अपने हाथों में पकड़ रहा है और उसकी चाल जवाबी हमला करके जो समय मिलेगा उसकी मदद से यहाँ से बच निकलने की है। अभिमन्यु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था, क्योंकि अगर पासा बच निकला तो अगली बार कोई और बड़ी योजना बनाकर हमला जरूर करता और शायद तब उसकी जान पर बन आती। सो उसने पासा द्वारा चाबुक से किए गए हमले पर ज्यादा ध्यान न देकर दौड़ते हुए तलवार पासा की आंतों में घुसा दी। चिप की मदद से ध्यान पूरी तरह पासा पर होने के बावजूद चाबुक से वो बाल बाल बच गया। मैं जीत गया। अभिमन्यु उत्साह और खुशी के मारे हंस पड़ा और अभी अभी पासा की आंतों में घुसाई हुई तलवार को उसने वापस बाहर खींच लिया। पासा धराशायी होकर जमीन पर गिर गया। 5 मिनट के भीतर ये जगह छोड़ दो, खून की बदबू जानवरों को आकर्षित करेगी, चिप ने आग्रह किया। पर अभिमन्यु इस जीत से इतना खुश था कि उसने चिप की चेतावनी को लगभग नजरअंदाज कर दिया और पासा के मृत शरीर की ओर बढ़ा। मैंने अभी अभी लड़ाई जीती है, मुझे कुछ इनाम तो मिलना चाहिए, अभिमन्यु ने कहा और उसने पासा के कपड़ों और कवच को खंगालना शुरू किया। उसे एक चाकू, एक बहुत ही धारदार तलवार, 2 लोहे की चाबुक, एक पर्स और एक अद्भुत सी दिखने वाली पन्ने की अंगूठी मिली। अभिमन्यु ने सब कुछ ले लिया और वहां से जाने लगा। बगल की झाड़ी में से किसी खूंखार जानवर के गरजने की आवाज सुनाई दी। अभिमन्यु को चिप की दी गई चेतावनी याद आई और वो बहुत तेजी से वहां से भागा। आवाज को वो समझ पा रहा था कि ये कोई बहुत खूंखार जानवर है और शायद ये जंगली पहाड़ी भालू हो सकता है। अभिमन्यु 1 सेकंड के लिए भी वहां नहीं रुका और पूरी रफ्तार से जंगल से बाहर भाग गया। उसने सोचा कि पासा के शरीर की खैर जंगल के जानवर ले लेंगे। अभिमन्यु लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर निकला। उसे वहां 2 पहरेदार उसकी ओर पहले से आते दिखे। युवराज अभिमन्यु, हे भगवान, ये क्या हुआ? दोनों गंभीर रूप से घायल अभिमन्यु को संभालते हुए बोल पड़े। मुझे वापस महल में ले चलो, अभिमन्यु ने जोर से सांस लेते हुए कहा। वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। दोनों पहरेदारों ने उसे उठाया। प्रशिक्षण मैदान के घुड़सवार भी अपने युवराज की ये हालत देखकर मदद के लिए दौड़े आए और सब लोग मिलकर अभिमन्यु को वापस महल में ले गए। महल में अलग अलग अफवाहें तेजी से फैल गईं।
कुछ ने कहा कि अभिमन्यु शिकार करते हुए घायल हुए हैं और कुछ का कहना था कि उसे डाकुओं ने लूट लिया और उसकी ये हालत कर दी। तो कुछ का ये भी कहना था कि उसका सामना जंगली काले भालू से हुआ था। अभिमन्यु को दोपहर में बेडरूम में अपने बिस्तर पर लिटाया गया और डॉक्टर उसके घावों की जांच करने आए। उन्होंने सावधानी से उसकी जांच की और उसे बताया कि उसे किस तरह अपना ख्याल रखना चाहिए। सौम्या अभिमन्यु के सिरहाने बैठी रही। उसकी देखभाल करने का जिम्मा उसने अपने सर लिया था और वो उसके लिए फल काट रही थी। फल खाने के बाद उसने दवाइयां खाई और काफी देर तक सोया रहा। आंख खुलने पर उसने देखा कि सौम्या अभी भी उसके बगल में बैठी हुई है और उसने उसके कमरे के बीचों बीच लगे लोहे के छल्लों को उतारकर एक कोने में नीचे रख दिया है। अभिमन्यु के पास मिली सारी चीजों को धोकर उसने एक बड़े से थाल में सजा कर रख दिया था। जब मैं सो रहा था तो क्या कोई आया था? अभिमन्यु ने पूछा। राम सिंह कुछ समय पहले यहाँ आए थे और उन्होंने आपको सोते हुए देखा। जाने से पहले उन्होंने मुझे आपका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने का निर्देश दिया। मान्य और आपकी बहनें भी आपको देखने आई थी। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ सिर हिलाया। उसके पिता भवानी सिंह को शायद अभी तक उसके जख्मी होने की खबर नहीं थी और वो जहाँ गए थे वहां से 4 दिन बाद आने वाले थे। इसके अलावा राम सिंह ने कहा कि जिस जानवर से आपका सामना हुआ था वो एक काला पर्वतीय भालू था जो कि जंगली भालुओं से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। सौम्या ने कहा। वयस्क पर्वतीय भालू? उस दिन लाइब्रेरी में अभिमन्यु ने इस जानवर के बारे में पढ़ा था। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है और अकेले 2-4 शूरवीरों का सामना कर सकता है। भवानी सिंह ने एक साधारण जंगली भालू का शिकार किया था और यही इतनी बड़ी विजय और पराक्रम का सबूत था। अगर पासा के शरीर को खाने वाला वो कोई पर्वतीय भालू था तो अच्छा हुआ मैं समय पर भाग आया, वरना मेरी मौत भी तय थी। पूरा मामला याद करते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सौम्या को बाहर जाने का आदेश दिया। वो कुछ वक्त अकेला रहना चाहता था। सौम्या वैसे बाहर जाना तो नहीं चाहती थी पर अभिमन्यु की अवज्ञा भी नहीं कर सकती थी। सो उसने अभिमन्यु को सलाम किया और बाहर चली गई। इसके बाद उसने लूटी हुई चीजों की एक एक करके जांच शुरू की। सबसे पहले उसकी नजर उन पन्ने की अंगूठी पर गई जिसमें से एक अनूठा हरे रंग का प्रकाश बाहर आ रहा था। वो इतना तो जानता था कि ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पासा ने इसे इतना संभाल कर नहीं रखा होता। उसने उसे गौर से देखा। उस अंगूठी के कोने पर ओम उकेरा हुआ था। उसके ओम पड़ते ही उस अंगूठी में से हरे रंग का प्रकाश निकला और वो पूरे कोने में फैल गया। अज्ञात ऊर्जा का पता चला, अज्ञात किरणों का पता चला। जीरो ने चेतावनी संदेश भेजना शुरू कर दिया। अभिमन्यु हैरान था। उसने कुछ और किए बिना चमत्कारी हरी अंगूठी को देखा। हरे रंग के कारण उसका ऊपरी शरीर भी हरा प्रतीत हो रहा था। पूरे कमरे में हरा रंग फैलने से कमरा बहुत अजीब सा लग रहा था। अभिमन्यु को अपनी हथेली में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ठंडी हवाएं चल रही हो और वो हवाएं पल पल अपनी दिशा बदल रही हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने हाथ में एक छोटा बवंडर पकड़ रखा है। ये क्या है? अभिमन्यु के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। अज्ञात ऊर्जा कम हो रही है, मैं इसे सोखूं या नहीं? चिप ने पूछा। क्या इन किरणों को सोखा जा सकता है? क्या इसका मुझ पर कोई असर होगा? उसने पूछा। पर्याप्त डेटा नहीं, इसका आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं ऊर्जा स्रोत को स्टोर कर सकती हूँ, जीरो ने कहा। इन किरणों को जमा कर लो। अभिमन्यु के पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि किरणें बहुत धीमी पड़ चुकी थी। हल्की सी आवाज के बाद हरी बत्ती गायब हो गई। अंगूठी पर लगा पन्ना अब पूरी तरह से निस्तेज हो गया था और उसकी चमक खो गई थी। ये अब एक सामान्य हरे पत्थर की तरह लग रहा था। ये शक्ति? अभिमन्यु ने उस दिन उस किताब में से पढ़ी हुई कुछ चीजों को याद किया और उसकी ध्यान में आया कि उसमें लिखा हुआ था कि ये बहुत पहले यहाँ पर कुछ अद्भुत योगी रहते थे जिनके पास इस दुनिया के सबसे ताकतवर शूरवीरों से भी ज्यादा शक्ति थी। वो अपनी इच्छा से बारिश और तूफान भी ला सकते थे, अपनी उंगली से बिजली जैसी किरणें निकाल सकते थे। उनके पास सर्वनाश करने की ताकत थी और वो कुछ भी सुखद कर सकते थे। उनके पास लगभग किसी पौराणिक देवी देवताओं जितनी शक्ति थी। एक समय था जब वो इस दुनिया में रहते थे और खुद को जादूगर कहते थे। क्या मेरे हाथ जादूगरों की शक्ति लग गई है? अभिमन्यु ने गहरी सांस ली।
वो उत्तेजित था और उत्साहित हो गया था। अवशोषणपूर्ण ऊर्जा आपके शरीर की ताकत में वृद्धि कर सकती है। यदि आप चाहें तो मैं वृद्धि प्रक्रिया शुरू कर सकती हूँ, पर ये बहुत धीमी गति से होगा, चिप ने बताया। किस चीज में वृद्धि? अभिमन्यु ने पूछा। फिलहाल तो आपकी चपलता से संबंधित भाग में वृद्धि होगी, चिप ने बताया। रुको, अभी मत करो। उसे अचानक नीले बांस की याद आ गई। अभी तक नीले बांस से मिलने वाली ताकत में वृद्धि को ही वो पूरी तरह से बढ़ा नहीं पाया था। उसे खाने से भले ही उसे डायरिया हो जाता हो, पर पहले वो उसे ही पूरी तरह आजमाना चाहता था। वैसे इस वृद्धि प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? अभिमन्यु ने पूछा। लगभग 76 घंटे, जीरो ने उत्तर दिया। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और फिर से अंगूठी पकड़ ली। वो जांचना चाहता था कि क्या वास्तव में किरणें चली गई। ओम ओम, उसने 2 बार कहा, लेकिन अंगूठी बिल्कुल नहीं चमकी। हालांकि वो जानता था कि ऊर्जा पहले ही चली गई थी, फिर भी वो दोबारा देखना चाहता था। उसने अंगूठी को अपनी उंगली में पहनने का फैसला किया। जीरो, मुझे बताओ कि कौन सा भोजन मुझे तेजी से ठीक होने में मदद करेगा, उसने आदेश दिया। जांच शुरू, जीरो ने सूचना दी। चिप आसानी से पता लगा सकती है कि इस समय अभिमन्यु के लिए सबसे अच्छा क्या था, और सही खाने से उसके घाव जल्दी भरेंगे और उसको औरों की तुलना में ठीक होने में कम समय लगेगा। राम सिंह तथा डॉक्टरों को उसने बताया कि जंगल में शिकार के दौरान उसने देखा कि एक आदमी की झड़प जंगली भालू से हो रही थी, और उसमें उस आदमी की मदद करते समय गलती से उसकी तलवार और चाकू से लग गए, और उसके बाद किसी तरह भागकर वो जंगल से बाहर आया, और आगे उस आदमी के साथ क्या हुआ वो नहीं जानता। डॉक्टरों का कहना था कि अभिमन्यु बहुत खुशनसीब है कि वहां से जिंदा वापस आ गया। अब वो उन्हें कैसे बताए कि असलियत में उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे सबको ये बताना होगा कि आखिर कैसे इतने कम समय में उसने तलवारबाजी के गुण सीख लिए और इतनी निपुणता के साथ उन्हें चलाने लगा। उसकी ताकत और फुर्ती में इतनी ज्यादा वृद्धि कैसे हो गई? अगर वो सबको ये बताए कि कुछ विशिष्ट चीजों को खाने से शरीर की ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा, और उसके दिमाग में चिप होने की बात भी वो किसी को नहीं बता सकता था। और अगर उसने ये बता दिया कि उसने अकेले ही मरकटक के एक बहुत ताकतवर हत्यारे का खून कर दिया है, तो महल में अलग अलग तरह की बातें होंगी, और इससे उसकी परेशानियों में बढ़ोतरी ही होगी। इन सब बातों को सोचकर उसने अपना मुंह बंद रखना ही सही समझा। अभिमन्यु लगभग 3 दिनों तक बिस्तर पर रहा। वो तेजी से ठीक हो रहा था। चिप द्वारा बताए गए भोजन के चयन के साथ उसे तेजी से ठीक होने में मदद मिली। चौथे दिन चिप ने आखिरकार पुष्टि की कि वो अब शुरुआती अभ्यास कर सकता है। आखिर ये कैसी दुनिया है जहां से हर रोज एक नया रहस्य अभिमन्यु की आंखों के सामने आ रहा है? क्या ये अंगूठी उसके लिए कोई खतरा लाएगी, या इस दुनिया के नए आयामों का दरवाजा उसके सामने खुलेगा?